स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। जून 2024 के पेपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के। सुबह 6 बजे रोज 5 प्रश्नों का पूर्ण रूप से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज के सवाल हैं दोस्तों। पहला है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच कोविलकोंडा का युद्ध हुआ था, तो ये किसके शासन काल में हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में, सालू नरसिंह के काल में, देवराय द्वितीय के काल में या विजय राय द्वितीय के काल में? बताइए। तो क्या देवराय द्वितीय थे? सालू नरसिंह थे? हाँ, देवराय द्वितीय नहीं थे, कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों, उसके बाद विजयनगर की बात करेंगे। क्योंकि ये तुलुव वंश के शासक रहे हैं, तुलुव वंश के प्रतापी शासक रहे हैं और इनके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कब का स्वर्ण युग? ये विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि विजयनगर का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है, तो ये कृष्णदेव राय ही थे, जिनकी उपाधि दोस्तों आंध्र भोज थी। आंध्र भोज। इसके अलावा ये लेते हैं अभिनव भोज। दो उपाधि ये हो गई। एक और महत्वपूर्ण मानी जाती है जो कि है यवन राज स्थापनाचार्य। ठीक है, ये 3 उपाधि लेते हैं कृष्णदेव राय। और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी। पहली पुस्तक है तेलुगु भाषा में लिखी दोस्तों, तेलुगु भाषा में, और अमुक्त माल्यद ये पुस्तक थी। और वहीं संस्कृत में एक नाटक लिखा, काफी पढ़े लिखे थे। संस्कृत में एक नाटक लिखा जामवंती कल्याणम। ठीक है, जामवंती कल्याणम। तो ये थे कृष्णदेव राय। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक चीज और हुई थी कि एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस वो, और एक और था बारबोसा। ये दोनों कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करते हैं। और कृष्णदेव राय का जो शासनकाल होता है 1509 से 1529 के बीच में होता है। ये बात हमको क्लियर हो गई। अब थोड़ा चलते हैं विजयनगर और बहमनी राज्य में। इसके लिए हमने एक मैप लिया है। तो मैप ये है दोस्तों, ये विजयनगर हमारा रहता है। ठीक है, और ये युद्ध के समय का है जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। इसको आगे थोड़ा देखेंगे तो विजयनगर के साथ इसके अगेंस्ट में कौन कौन थे? तो दक्कन के सुल्तान थे, जिसमें बीजापुर था, अहमदनगर था, ये दोनों, और गोलकुंडा भी था, और बीदर था। ये चारों थे दोस्तों। जबकि ये सवाल आता है कि बरार, बीदर, गोलकुंडा या बीजापुर अगर कह दिया जाए, इसमें से तालीकोटा युद्ध में कौन किसने भाग नहीं लिया था? तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि बरार ने भाग नहीं लिया था। ये बिल्कुल मैं काट दे रहा हूं तो याद रहेगा इससे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विजयनगर की बात करते हैं। अगर सिर्फ विजयनगर की बात करें हम, एक मिनट, विजयनगर की बात करें दोस्तों, तो विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में बनता है। इसके द्वारा हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, बुक्का राय प्रथम भी बोलते हैं, इनके द्वारा स्थापित किया जाता है। वहीं बहमनी राज्य की बात होती है जब, तो बहमनी राज्य की स्थापना होती है 1347 में, और इसके संस्थापक होते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, तो इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य की थोड़ा डिटेल में बात करेंगे।
आगे किसी क्वेश्चन के साथ हम बहमन साम्राज्य ले लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो अब ये विजयनगर साम्राज्य और इसके ऊपर ही यहाँ पे बहमन साम्राज्य था। तो ये बात हुई, दोनों शक्तियां लगभग एक ही क्षेत्र में उभरी थी। तो दो तीन चीजें तो जाहिर सी बात है, अगर दो शक्तियां एक साथ हैं और दोनों में विस्तारवादी जो प्रवृत्ति है और सैन्य दृष्टि से दोनों सक्रिय रहे हैं, तो सीमावर्ती जो क्षेत्रों पे अधिकार करने की बात होगी तो वो तो हमेशा से ही बनी होगी, जिसका परिणाम तालीकोटा के युद्ध में हमको देखने को मिलता है 1565 में। संघर्ष के मुख्य क्षेत्र को देखेंगे तो रायचूर दोआब होता है। रायचूर दोआब का नाम अक्सर आएगा दोस्तों। ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में होता है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, क्योंकि ये अत्यंत उपजाऊ भूमि थी, आर्थिक रूप से समृद्ध था काफी, और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से यहाँ इसके लिए युद्ध अक्सर हुआ करता था। अब विजयनगर साम्राज्य में जो तुलु आया था वो क्या था? तो विजयनगर जो साम्राज्य था, जिसमें 4 साम्राज्य होते हैं, 4 वंश आते हैं दोस्तों। पहला है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलु वंश जिसके हमने कृष्णदेवराय पढ़े, और चौथा है अराविडु वंश। ठीक है। अब संगम वंश की बात कर रहे हैं। संगम वंश में कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों संगम वंश में हरिहर और बुक्का इनके पिता थे। संगम उनका नाम था और उन्हीं के नाम पे संगम पड़ा था। और इसी में देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय दोनों शासक आते हैं संगम काल में। प्रथम जो आते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 1406 टू 1422, और जस्ट बाद 1422 से 1446 तक देवराय द्वितीय आते हैं। जब प्रथम आते हैं तो उनके लिए 2-3 चीजें, जैसे इटली का यात्री था, इटालियन यात्री जिसका नाम था निकोलो कोंटी, वो आया था संगम काल के विजयनगर प्रथम के काल में, और इन्हीं के काल में ही सुनार की बेटी का युद्ध हुआ था। अक्सर कहीं कहीं छोटे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के साथ हुआ था। अब देवराय द्वितीय की बात करते हैं तो 1422 से 1446 के बीच में रहते हैं। संगम का सबसे महान और प्रतापी शासक था। इसकी उपाधि की बात करें तो इमादी देवराय उपाधि थी और गजवेंटकर उपाधि थी। गजवेंटकर और इमादी देवराय। और इसके में भी फारस का राजदूत आता है। राजदूत का नाम काफी फेमस है, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो दोस्तों दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। वहीं निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आता है? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। अंतिम शासक इसका विरूपाक्ष द्वितीय होता है, और उसके बाद आता है सालुव वंश। अब सालुव वंश की बात कर रहे हैं, इसके संस्थापक के तौर पे हम देखते हैं सालुव नरसिंह इसके संस्थापक रहे हैं। और सेकंड जो राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का, वो यही था। इसमें बहुत खास नहीं है, बहुत कम समय तक रहा है। अब तुलु वंश की बात करें, तुलु वंश 1505 से और 1570 के बीच में रहा है, जिसको अभी हमने देखा कि कृष्णदेवराय भी इसी के शासनकाल में थे। वीर नरसिंह राय जो कि 1505 में इसकी स्थापना करता है, नींव डालता है, और 1509 में से 1529 तक, जबकि हमने देखा कृष्णदेवराय आते हैं, और इन्हीं के शासनकाल में डोमिंगो पायस और बारबोसा आते हैं। ठीक। सदाशिव राय, इनमें 2 और आते हैं, अच्युत राय। और अच्युत राय, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है तुलु वंश के, क्योंकि इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री फरनाओ नूनीज आता है, जो विजयनगर की यात्रा करता है। तो ये भी तुलु वंश के शासक थे।
अच्युत देव राय। ये 1529 यानी कृष्णदेव राय के बाद आते हैं, उनके उत्तराधिकारी होते हैं। 1529 से 1542 ईस्वी के बीच रहते हैं। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज आता है विजयनगर की यात्रा पर। ठीक है। सदाशिव राय जो आते हैं अंतिम शासक होते हैं। सदाशिव राय ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि इन्हीं के काल में तालीकोटा का युद्ध होता है। सदाशिव राय होते हैं लास्ट 1542 से 1570 के बीच में, और इनका पीएम होता है, यानी मुख्य रूप से कर्ता धर्ता राम राय था। इसी के हाथ में सारी चीज थी, ये कठपुतली टाइप के थे। अब इसी समय में यानी तुलुव वंश में ही होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तुलु वंश में होता है। ये 23 जनवरी 1505 में होता है तालीकोटा का युद्ध। किनके बीच? तो हमने बताया कि विजयनगर साम्राज्य के बीच होता है, और बाकी ये 4 शक्तियां थी इनके बीच होता है। जब विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो उस समय तुलु वंश का शासन था, और तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय थे, जिनके पीएम प्रधानमंत्री राम राय थे। राम राय लीड कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की तरफ से तालीकोटा युद्ध को, और ये बुरी तरीके से हार जाते हैं और राम राय वहीं मारा जाता है, और ऐतिहासिक नगर जो हम्पी था बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है, और विजयनगर साम्राज्य के वैभव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है, ये तालीकोटा के युद्ध में। ठीक है। इसके बाद आता है अराविडु वंश। अराविडु वंश राम राय, जो यही राम राय था, मारा गया। इसके भाई थे तिरुमल। इसके भाई तिरुमल ने सदाशिव राय को लेकर पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाता है। अराविडु की राजधानी पेनुकोंडा थी, ये याद रखना है। और अराविडु वंश की स्थापना करता है कौन? तिरुमल। किसके साथ? सदाशिव राय के साथ। ठीक है। इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का मोटा मोटा ये हमको पता चल गया। अब विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की थोड़ा बात कर लें दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य जो प्रशासन था बहुत ही संगठित था, बिल्कुल संगठित था, पर विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड था। राजा को राय कहा जाता था। राजा को राय कहा जाता था, और वह बहुत शक्तिशाली होता था। इसके प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो इसमें मंडल था, मंडल के बाद नाडु था, और नाडु के बाद स्थल था, और स्थल के बाद ग्राम था। ये इसकी प्रशासनिक इकाई होती थी। और इसी में अमर नायक की भूमिका, अमर नायक, इसके बारे में हम डिटेल में बात किए हैं दोस्तों, और कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इससे समझ आ जाएगा। अमर नायक की जो हिस्ट्री है उसमें देख लीजिएगा। विजयनगर, यह विजयनगर जो है सबसे अनूठी विशेषता लिए था ये अमर नायक, कि राजा अपने सैन्य कमांडर को, यानी सैन्य कमांडरों यानी अमर नायकों को क्षेत्र सौंप देता था, और वहां से टैक्स वसूलने का काम और राजा को सैनिक सहायता देने का काम ये अमर नायक ही करते थे। और ये मंडल के प्रमुख भी होते थे, या मंडलेश्वर कहे जाते थे, या नायक कहे जाते थे। और विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत जो था वो भू राजस्व था। आमतौर पर इसे 1/6 माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कर थे, जैसे विवाह कर, चराई कर, सीमा शुल्क कर, ये सब आ जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा विजयनगर साम्राज्य काफी हद तक कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं दूसरे वीडियो पे, दूसरे सवाल पे। दूसरा हमारा ये सवाल है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद के क्रम में पूछा है। पहला यह है कि कोरोमंडल तट पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है कब? और कलकत्ता में इंपीरियल अभिलेख विभाग यानी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब? लॉर्ड रिपन द्वारा
प्रसिद्ध संकल्प स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा है कि पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विलय। इनमें से आपको चुनना है कौन सा पहले से बाद के क्रम में है। तो हम डिटेल वाइज पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों कोरोमंडल तट, जो कि आंग्ल फ्रांसीसी। अच्छा, इसको हम बताते हुए चलें तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो टाइम बहुत चला जाएगा। कोरोमंडल तट की बात कर रहे हैं दोस्तों, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। जबकि हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में जानते हैं, ये कौन सा युद्ध है? ये कर्नाटक युद्ध है। ठीक है, वही कर्नाटक युद्ध जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज में हुआ था। कब कब हुआ था? 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। 1749 से 1754 यानी 1749 टू 1754 सेकेंड होता है। थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से 1763। ये तीनों युद्ध होते हैं। यही से रिलेशन है, यही युद्ध है ये। यह युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का हिस्सा था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थी। व्यापारिक और राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़ा गया था दोस्तों। और इसमें एक और पूछा जाता है, संधि कब हुई थी? संधि कौन कौन सी हुई थी? तो पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो वो ए ला शापेल की संधि हुई थी प्रथम, जो कि होती है 1748 में। दूसरे में कौन सी संधि होती है? जो कर्नाटक युद्ध दूसरा हुआ 1749 से 1754 तक, उसमें होती है पौंडीचेरी की संधि होती है, जो 1754 में होती है। तीसरा होता है 1758 से 1763 के बीच में, जो पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक है, ये तीन संधि होती है, एला शापेल की संधि, पांडिचेरी और पेरिस की संधि। तीन युद्ध होता है, तीन संधियां होती हैं। और इस युद्ध के बाद ही, इन युद्धों के बाद ही भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक, और इन्हीं के बीच अगर बात करें तो सेंट थोमे का युद्ध होता है 1746 में, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में अंबर का युद्ध होता है 1749 में, और आरकोट का युद्ध होता है, आरकोट का घेरा डाला जाता है 1751 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडीवाश का युद्ध होता है 1760 में। और 1760 का वांडीवास का युद्ध इसलिए, इसके सेनापति जो ब्रिटिशर्स की तरफ से सेनापति थे सर आयरकूट, ये फेमस हैं, और फ्रांसीसी की तरफ से लाली। ठीक है, वांडीवाश में ये पूछा जाता है। ये पहला हो जाएगा, तो ए हमारा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा, कलकत्ता में नहीं, पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा में। ये आ जाएगा, तो यही आंसर हमारा तो हो जाएगा, लेकिन हम डिस्क्राइब करेंगे आगे भी। पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विलय। तो ये कब होता है दोस्तों? ये होता है लॉर्ड डलहौजी के काल में 1849 में। ठीक, और लॉर्ड रिपन वाला कब होता है? 1882 में। कलकत्ता का इंपीरियल अभिलेख विभाग कब होता है? 1911 में बाद में राजधानी स्थानांतरित होते हैं। हाँ, इसके पहले 1891 में होता है। पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विलय की बात हम कर रहे हैं, तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1848 टू 49 में दोस्तों। और लॉर्ड डलहौजी ने पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और इसी के साथ पश्चिमोत्तर सीमांत का क्षेत्र भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरे की बात करते हैं। डी हो गया, ए हो गया, और अब सी की बात कर रहे हैं। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की जब बात होती है दोस्तों, तो 1882 में एक प्रस्ताव के द्वारा इन्होंने बोर्डों और नगर पालिकाओं की स्थापना की नींव रखी थी।
और भारत में ही इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्होंने भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का पहला अवसर दिया था और इसीलिए रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। बी इंपीरियल, कलकत्ता में इंपीरियल अभिलेख विभाग, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की बात होते ही है तो 11 मार्च 1891 में स्थापना होती है कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में। बाद में 1911 में राजधानी स्थानांतरण के साथ ही दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली राजधानी बनती है 1911 में, 12 में स्थानांतरित हो जाती है। तो आजादी के बाद इसका नाम क्या बदल के रख दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया रख दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो कर्नाटक वार हुआ था वो 1746 टू 1763, पंजाब का विलय होता है 1849, लॉर्ड रिपन का संकल्प 1882 और अभिलेख विभाग की स्थापना 1891। इस तरीके से हमारा ए डी सी बी आंसर सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों थर्ड पे। थर्ड हमारा सूची मिलान करना है। ये मौर्यकालीन प्रशासन की बात कर रहा है, मौर्यकालीन है। इसमें आपको बताना है कि प्रादेशिक अध्यक्ष नागरक ग्रामणी। तो सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए। जब प्रादेशिक की बात करते हैं, प्रादेशिक आता है प्रांतीय गवर्नर, सीधा लग रहा है। अध्यक्ष विभागीय अधिकारी होता है। नागरक कौन सा होता है, तो नगर अधिकारी होगा। और ग्रामणी ग्राम अधिकारी होगा। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है प्राचीन भारत की सबसे संगठित और विस्तृत प्रणालियों में से एक थी। और केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो राजा सर्वोच्च होता था। इसके मदद हेतु मंत्री परिषद होती थी। राजा के मदद हेतु मंत्री परिषद होती थी। प्रशासन के ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ किसको बोलते थे, ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। और इनकी संख्या दोस्तों 18 थी मौर्य काल में। मुख्य अधिकारी के तौर पे देखें तो पुरोहित होता था। पुरोहित का काम क्या था कि धर्मदान विभाग का प्रमुख होता था। वहीं सेनापति की बात करें तो क्या सैन्य विभाग का प्रधान होगा। युवराज की बात करें कौन होगा, तो राजा का उत्तराधिकारी होगा। चौथा समाहर्ता होता है। समाहर्ता कौन होगा, जो टैक्स विभाग का मुख्य अधिकारी होगा। और सन्निधाता एक आता है, सन्निधाता। ये लास्ट वाले दोनों बहुत पूछे जाते हैं, समाहर्ता और सन्निधाता। सन्निधाता कब होता है, राजकीय कोष ट्रेजरी का संरक्षक होता है। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष होते थे और इन अध्यक्षों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया। लगभग 27 अध्यक्ष होते थे। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, सीता अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष था। पणिया अध्यक्ष कौन था, ये वाणिज्य और व्यापार का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष कौन था, ये टकसाल मिंट का अध्यक्ष था। अक्ष पटलिका अध्यक्ष कौन था, ये महालेखाकार था। इस तरीके से अध्यक्ष थे। प्रांतीय प्रशासन के तौर पे भी अक्सर राज परिवार के सदस्य कुमार या आर्य पुत्र को द्वारा ही चलाया जाता था। अशोक के समय में दोस्तों, अशोक के समय में 5 जो थे मुख्य प्रांत थे, जो कि उत्तरापथ, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिण सुवर्ण नगरी और पाटलिपुत्र। ये 5 मुख्य प्रांत थे अशोक के समय में। इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाता है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ। चलिए लास्ट में चलते हैं, नहीं फोर्थ है ये। फोर्थ में है दोस्तों, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय प्रेस के संदर्भ में बात कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइसेंसिंग विनियमन जो 1823 के लिए आवश्यक था, उसमें 2 चीज दी गई है। एक ये है कि प्रत्येक जो मुद्रक या प्रकाशक को प्रेस आरंभ करने या इसके उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना
जरूरी था, आवश्यक था? जी हाँ। और गवर्नर जनरल को लाइसेंस को रद्द करने या नए प्रार्थना पत्र मांगने का अधिकार था। ये दोस्तों ये कब हुआ था? किसके द्वारा? जॉन एडम्स के द्वारा। तो ये दोनों ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, यानी बी। तो 1857 की क्रांति से उत्पन्न आपात स्थिति में ब्रिटिश सत्ता को प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। तो बिल्कुल मेटकाफ अधिनियम में उल्लिखित एवं उस समय प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त 1857 के नियम पत्र ने लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को पुनर्परिभाषित किया। तो ये भी दोस्तों ठीक है, बिल्कुल किया था। और वहीं सी की बात जब करते हैं तो मार्च 1941 में भारत सरकार ने एक प्रेस जांच समिति गठित की थी और उस प्रेस संबंधी कानून की समीक्षा का दायित्व समूह उसे सौंपा गया था। तो क्या ये ठीक है? तो थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है दोस्तों, ये मार्च 1941 नहीं, मार्च 1947 है, तब जाके ये सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए मौलिक अधिकारों के आलोक में प्रेस कानूनों की समीक्षा करना था इस जांच समिति का। डी की बात करें तो समाचार पत्र अधिनियम 1908 ने मजिस्ट्रेट को ऐसे समाचार पत्रों की प्रिंटिंग प्रेस अन्य संपत्तियां जब्त करने का अधिकार दे दिया जिसमें प्रकाशित आपत्तिजनक लेख हिंसा या हत्या को उकसावा देते थे। क्या ये ठीक है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है ये जवाब। और इस तरीके से हमारा इसमें सवाल उत्तर होता है ए, बी और डी। ठीक, आगे चलते हैं लास्ट सवाल पे, पांचवा है। आज थोड़ा सवाल बड़े थे, थोड़ा टाइम जरूर लगा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहा है। महिलाओं की स्थिति के बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष गणिकाओं को नियमित तौर पर अपना दूत नियुक्त करते थे। तो ये सवाल ये ठीक है दोस्तों कि राष्ट्रकूट जो राजा अमोघवर्ष विशेष रूप से थे, तो उन्होंने गणिकाओं को नियमित रूप से अपना दूत नियुक्त किया था। इसका जो उल्लेख मिलता है वो अरबी यात्री सुलेमान और अनैतिहासिक स्रोतों के आधार पर मिलता है। बी में चालुक्य वंश की राजकुमारी अक्का देवी ने प्रांत के शासन का कार्यभार संभाला। तो जब अक्का देवी की बात आती है तो 1010 से 1064 ईस्वी यानी 1010 to 1064 ईस्वी पर पश्चिमी चालुक्य, जो पश्चिमी चालुक्य थे, उनकी एक राजकुमारी थी। वह कुशल प्रशासक और सेनापति थी जिन्होंने किशुकाडु नामक प्रांत पर राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब सी की बात करते हैं। इब्न बतूता ने हनौर यानी दक्षिण भारत में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 13 स्कूल और बालकों की शिक्षा के लिए 23 स्कूल देखा था। क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल। जो मोरक्को यात्री थे, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में इस बात की पुष्टि की है कि दक्षिण भारत के हनौर शहर में उन्होंने स्कूल देखे थे। वहीं डी की बात आती है दोस्तों, तो डी की बात जब आती है तो बारबोसा आते हैं। बारबोसा 1505 में आते हैं, 1505 में आते हैं, 1505 में। और पुर्तगाली यात्री थे ये थोड़ा सा गड़बड़, बार्थोमा नहीं, बारबोसा। ठीक है, 1505 में पुर्तगाली यात्री थे। विजयनगर की महिलाओं के पहनावे के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई पूरा चेहरा पूरी तरीके से ढककर बाहर निकलती थी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, चेहरा नहीं ढकती थी। साड़ी जैसा कुछ वस्त्र पहनती थी, सिर खुले रखती थी, बालों में फूल सजा के रखती थी। तो इस तरीके से हमारा सवाल सही होता है ए, बी, सी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया लेकिन काफी जानकारी आपको मिली होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।